जी अस्सलाम वालेकुम सामीन, मुझे कहते हैं सारा असद और प्रोग्राम पेश खिदमत है सीडीसी टाइम। और सामीन, आपको प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं ये भी बताती चलूँ कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये आप हमारे जो फेसबुक पेज है रिफ़ा FM 102.2 उस पर आप ये प्रोग्राम हमारा लाइव भी देख सकते हैं, और इसके साथ साथ आप ये हमारा प्रोग्राम जो है रिफ़ा FM 102.2 पे लाइव समात भी फरमा सकते हैं। सामीन, आज हमारा जो प्रोग्राम है उसमें मेरे साथ यहाँ पे मेरे एक्सपर्ट, मेरे स्पीकर यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ आज यहाँ पे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर कायनात रानी, जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में। और डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। और इसके साथ साथ आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे वो है स्पाइनल कर्वेचर एंड इट्स मैनेजमेंट। जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जितने भी उसके कर्व्स होते हैं, जितने भी उसमें उसकी गोलाइयाँ, मोहरे और वो जो सारी चीज़ें, उसके हवाले से हम बात करेंगे। यकीनन इस सिलसिले में जो हमारी एक्सपर्ट यहाँ पे मौजूद हैं उनसे मैं इस पर मज़ीद मालूमात लेना चाहूँगी, और आपसे कहेंगे कि आप हमारे साथ रहिए। आपका अगर कोई भी सवाल है, कोई भी आप कमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारा जो फेसबुक पेज है रिफ़ा FM 102.2 का, जहाँ पे भी ये प्रोग्राम लाइव आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे आप अपना मैसेज या अपना कमेंट या अपने क्वेश्चंस वहाँ पे भेज सकते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम आज थोड़ा सा हो रहा है, या तो एकदम से बहुत सर्दी हो जाती है या एकदम से धूप निकल आती है। तो डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि वैसे तो हम सीडीसी के हवाले से सीडीसी टाइम में बहुत पुराना हम प्रोग्राम ये कर रहे हैं, और अक्सर हमारे जो सामीन हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे दिलचस्पी शो करते हैं कि ये सीडीसी, ये इदारा क्या है और यहाँ पे किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और कहाँ पे ये है इदारा। तो अगर आप थोड़ा सा, हम जब तक हम अपने टॉपिक पे जाएं उससे पहले मैं चाहूँगी कि अगर हम सीडीसी का थोड़ा सा ब्रीफ सा तारुफ हम दे दें। जी, सीडीसी जो है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, ये वेस्टर्न में अताउल हक रोड पे मौजूद है इदारा। इसमें हम मुख्तलिफ डोमेन्स पे जो है ना बच्चों पे काम कर रहे होते हैं। हमारे पास स्पेशल बच्चे आते हैं जिसमें डिफरेंट कंडीशंस के साथ, जैसे ऑटिज़म हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, या सेरेब्रल पाल्सी हो गया, या डिफरेंट और जो भी इस तरह की जो भी इश्यूज़ हों बच्चों को, वो उससे रिलेटेड होता है। उसमें हमारे पास बेसिकली जो है 4 डोमेन्स हैं, जिसमें हम फिज़ियोथेरेपी पे काम किया जाता है बच्चों की जो भी फिज़िकली, या आप कह सकते हैं कि जो फिज़िकली अबनॉर्मेलिटीज़ या कुछ भी इस तरह का इशू होता है उस पे काम करते हैं। एक्सरसाइजेज होती हैं और डिफरेंट जो भी हमारा प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग हम उनको डील करते हैं। उसके अलावा IEP है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम है, जिसपे बच्चों की एजुकेशन पे वर्क किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट हैं काफ़ी सारे, और बच्चों की स्पीच पे काम किया जाता है। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी है, जिसमें बच्चों को जो है अपनी जो रोज़मर्रा की रूटीन लाइफ में भी एक्टिविटीज़ कर सकें ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो हम ये इन सब चीज़ों पे बच्चों पे काम कर रहे होते हैं। सही। सो सामीन, डॉक्टर साहिबा की बात से और जो उन्होंने तारुफ करवाए से हम बखूबी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है, ये जो बच्चे, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो कि किसी भी लिहाज से स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं, उनके हवाले से ये काम करता है, उनके साथ काम करता है और उनके लिए काम करता है, और मुख्तलिफ़ डोमेन्स में और मुख्तलिफ़ तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए इदारा जो है ये अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मुझे आप अपने बारे में बताइए कि आप वहाँ पे क्या हैं और आप अपना वहाँ पे क्या रोल आप प्ले करती हैं? जी, मैं वहाँ सीडीसी में फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं 1 ईयर से काम कर रही हूँ इस इदारे में, माशाल्लाह से। चलें जी, कैसा आपका एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा। चलें। अच्छा डॉक्टर साहबा, क्योंकि हमें थोड़ा सा वक्त की किल्लत का भी थोड़ा सा अंदाज़ा है, उसको भी हमने मद्देनज़र रखना होता है, तो मुझे ये बताइएगा कि आज के हम टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्पाइनल कर्वेचर एंड इट्स मैनेजमेंट। थोड़ा सा मैं आपसे आसान अल्फाज में ये समझना चाहूँगी, और यकीनन मेरे साथ मेरे सामीन भी समझना चाहेंगे, नाज़रीन समझना चाहेंगे कि स्पाइनल कर्वेचर ये क्या है। स्पाइनल कर्वेचर, स्पाइन यानी कि हमारी जो बैक बोन होती है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। सही। वो बेसिकली जो है ना स्मॉल बोन से, छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, उनसे मिलके बनी होती है, और हर एक हड्डी को हम जो है ना वर्टिब्रा कहते हैं। वो मुख्तलिफ मिलके वो एक पूरी स्पाइन बनाती हैं जो हमारी बैक पे होती है, जो हमारी पूरी सपोर्ट कर रही होती है हमारे बैक को। ठीक है। इसमें अगर हम बेसिक, इसके अंदर बोन्स होती हैं और सेंटर में डिस्क होती है, कुशन प्रोवाइड कर रही होती है ताकि हमारी जो मूवमेंट हो रही है उसको भी अलाउ करें। अगर वो
ओनली बोन होंगे तो वो बिल्कुल रिजिड हो जाएगा, हम मूवमेंट नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने उसके अंदर ऐसा डिज़ाइन किया है कि उसके अंदर डिस्क रखी है ताकि हमारी मूवमेंट भी हो सके। ठीक है, अगर हम बोन को, स्पाइन को बैक साइड से देखेंगे, आप अगर किसी इंसान का बैक साइड से देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आएगी, ऐसे। ठीक है, अगर हम फ्रंट से भी देखेंगे तो भी हमें वो स्ट्रेट नज़र आएगी, लेकिन जब हम उसको साइड से देखेंगे, कभी किसी इंसान को अगर आप साइड से देखें तो उसमें आपको इस तरह कर्व्स नज़र आएंगे। तो इन्हें हम स्पाइनल कर्व्स कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली भी हर इंसान में प्रेजेंट होते हैं। सही हो गया। तो ये जैसे हम जो है ना इस बोन को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ये ऊपर वाला है, इसको हम सर्वाइकल कहेंगे। फिर सेंटर में हमारे पास थोरेसिक आ जाता है जो हमारा चेस्ट एरिया होता है। फिर हमारे पास लंबर आ जाता है जो लो बैक का एरिया हो जाता है। फिर हमारे पास सैक्रम है और कॉक्सिक्स है। ये सारी बोन्स मिल के हमारी एक पूरी स्पाइन बनाती हैं जो पूरा सपोर्ट कर रही होती हैं। बेसिकली ये कर्व्स इसीलिए होते हैं ताकि हमारी जो वेट आ रहा होता है, हमारी बॉडी का वेट, अपर लिम्ब का या फिर हमारे हेड का या बॉडी का, जिस टाइम हम मूवमेंट कर रहे होते हैं उसका वेट को जो है ना एब्जॉर्ब कर सके, उस स्ट्रेस को एब्जॉर्ब कर सके। ये कर्व अल्लाह ताला ने इसलिए डिज़ाइन किए हैं इस तरह से। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, क्या ये जो आपने बताया है स्पाइनल कर्वेचर, क्या इसकी कुछ मुख्तलिफ किस्में भी हैं, मुख्तलिफ इक़साम है इसकी, उनको हम कैसे देख सकते हैं? जी, ऐसे जैसे अभी ये देखें, इसमें नॉर्मली ये कर्व प्रेजेंट है। बेसिकली 2 कर्व्स ऐसे हैं जो कि नॉर्मली भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कार्फोसिस कहते हैं और लॉर्डोसिस कहते हैं। जो हमारे पास सर्वाइकल एरिया पे प्रेजेंट है इसे हम लॉर्डोसिस कहेंगे, देन कार्फोसिस एंड देन फिर लॉर्डोसिस। ठीक है, लेकिन जब ये कर्व अपनी नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे बढ़ जाएंगे, एग्जैजरेट कर जाएंगे, तो उन्हें हम फिर नॉर्मल कंसीडर नहीं करेंगे। उसमें हमारे पास 3 तरह के आ जाते हैं। जैसे ये फर्स्ट वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल कर्व्स हैं सारे, सर्वाइकल पे, थोरेसिक पे, लंबर पे, सारे एरिया पे। ठीक है, लेकिन जब ये इन कर्व्स में चेंज आएगा, जैसे आप थोरेसिक के लेवल पे देखें जहाँ पे ये एरिया ज़्यादा राउंडेड नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको हम फिर हाइपर कार्फोसिस कहेंगे। ठीक है, फिर अगर हम लंबर की बात करें तो इसी तरह लंबर का जो कर्व है, इनवर्ट कर्व, वो बढ़ जाएगा नॉर्मल से, तो उसे हम हाइपर लॉर्डोसिस कहेंगे। इसी तरह अगर स्पाइन हमारी सी शेप या फिर एस शेप की हो जाएगी तो हम उसे स्कोलियोसिस कहेंगे। सही, ऐसे। सही। ठीक है, ये सी शेप है और ये एस शेप है, तो इस कंडीशन को हम स्कोलियोसिस कहेंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो ये जो इक़साम आपने बताई हैं, आगे अगर हम मज़ीद बात करें कि ये जो इक़साम आपने बताई क्या इनकी वजूहात है, मतलब जिस आपने पहले भी उसमें अपने इमेज में दिखाया कि हमारी जो पूरी हमारी स्पाइन है ये थोड़ा सा साइड से उसको देखें तो हल्का सा उसमें कर्व है, तो ये जो सी कर्व आ जाता है और ये जो एस उसकी आपने बात की है, तो ये इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों ये हो जाता है, एक आम इंसान में ये क्यों पाया जाता है? ये मुख्तलिफ इसमें बहुत सारी वजूहात आ जाती हैं। जैसे अगर हम स्पेसिफिकली काइफोसिस की बात करें तो काइफोसिस में क्या होता है कि जैसे अगर किसी को है कंजेनिटल डेवलपमेंट में उसके इशू आ रहा है, कंजेनिटल काइफोसिस भी होता है, यानी कि जब डेवलपमेंट हो रही होती है फीटस की प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस टाइम पे अगर उसकी डेवलपमेंट अच्छे से ना हो तो तभी ये कर्व जो है नॉर्मल नहीं होते, एग्जैजरेटेड से हो सकते हैं। एक वजह तो ये हो सकती है। उसके अलावा जो हमारा, अगर हम नॉर्मली बात करें रोज़मर्रा के ज़िंदगी में, तो पुअर पोस्चर की वजह से, क्योंकि हमारा जो जैसे अब बहुत ज़्यादा हमारा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जैसे हम लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, पीसीज यूज़ करते हैं, तो हमारा पोस्चर इतना अच्छा नहीं होता, हम खुद को इतने अच्छे से मेंटेन नहीं करते, अपनी पोजीशन का बिल्कुल ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से ये काइफोसिस बढ़ जाता है। बिल्कुल सही, ठीक। और उसके अलावा जो है हमारे पास स्पाइना बाइफिडा, ये एक कंडीशन होती है, ये बेसिकली बच्चों में होते हैं। ये भी जो है ना फीटस लाइफ में जो हमारी स्पाइनल कॉलम होता है ना, उसको एक्चुअली में क्लोज हो जाना चाहिए, वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं होती, जिसकी वजह से फिर ये कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा अगर हम लॉर्डोसिस की स्पेसिफिकली बात करें तो लॉर्डोसिस हो सकता है जैसे एकोंड्रोप्लेजिया, यानी कि जो वो लोग जिनका शॉर्ट स्टेचर होता है, जो शॉर्ट हाइट के लोग होते हैं, ड्वार्फिज्म जिसमें होता है, जिस तरह बच्चों में,
तो उन लोगों में हो सकता है ये कर्व्स इस तरह के लोडोसिस कर्व डेवलप हो। फिर उसके अलावा स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, जिसमें या ट्रॉमा की वजह से या लेटर ऑन बड़ी एज की में लोगों में जो है ऑस्टियोपोरोसिस होता है, यानी कि बोन्स उनकी बुरबुरी सी हो जाती है, जिसकी वजह से ना बोन इतनी उसमें ताकत नहीं होती उस हड्डी में, तो वो स्लिप कर जाती है, तो उसकी वजह से कर्व जो है ना वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। फिर उसके अलावा ओबेसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती है, बिल्कुल ऐसे ही। तो जैसे हमारे आप सपोज देखें जो हमारी लंबर स्पाइन है, स्पेसिफिकली लंबर स्पाइन में क्या होता है कि जो हमारा अपर एरिया है उसमें तो फिर भी कहीं ना कहीं से उसको सपोर्ट आ रही होती है, लेकिन जो हमारा लंबर एरिया होता है उसमें सपोर्ट नहीं आ रही थी। आगे सारे हमारे एब्डोमिनल विजरास होते हैं और पीछे सिंगल वर्टिब्रा बोन होती है, तो उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा होता है, और ऊपर से जब इंसान ओबीज हो तो फिर वो और स्ट्रेस बढ़ जाता है, वो सारा वेट जो है ना आपकी लंबर स्पाइन पे आ जाता है, तो उस वजह से भी कर्व्स जो है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपकी इस बात से ये समझ आता है कि ये जो इसकी जो वजूहात हैं, या अगर हम इसके हवाले से, इसके इश्यूज़ के हवाले से बात करें, तो ये ज़िंदगी के किसी टाइम पे भी हो सकते हैं, इवन बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये चीज़ डेवलप हो सकती है। और फिर आपने मज़ीद जो उसका बताया कि मोटापे की वजह से होते हैं, या आपका जो बैड पॉस्चर है, आजकल बहुत ज़्यादा हमें जो आदत हो गई है लैपटॉप्स वगैरह यूज़ करने की, या बहुत ही हमें टेक लगाए बगैर हम जो नहीं बैठ सकते हैं, तो उसमें हम बैक पे बहुत ज़्यादा बोझ डालते हैं। मुझे ये बताइएगा थोड़ा सा कि अगर हम इसमें थोड़ा सा देखें कि जो ख़ास तौर पे हमारा जो मज़दूर तबका है, जो नॉर्मली अपनी बैग पे बहुत हैवी किस्म का बोझ उठा के अक्सर आप देखें स्टेयर्स वगैरह से और इधर उधर से वो गुजर रहे होते हैं, तो क्या उनमें भी इसका होगा, मसला होगा, और शायद वो शरह ज़्यादा होगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एक तो उनका वेट लिफ्टिंग बढ़ जाती है, लेकिन हमारी बॉडी जो है ना उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेती है। अच्छा। जैसे अब कोई इंसान नॉर्मली डेली वर्कआउट करता है, तो वो उसका जो स्टेमिना जो है वो बढ़ जाएगा, उसकी जो बोन है, जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, वो इतने स्ट्रॉन्ग होंगे उनके मसल्स के, वो उस बोन पे उतना स्ट्रेस आने नहीं देंगे। सही। तो इस वजह से उनमें होता है, ऐसा नहीं है कि उनमें नहीं होता, लेकिन उस लिहाज से नहीं होता, क्योंकि उनके बोन उस तरह मसल्स जो है ना ट्रेंड हो चुके होते हैं, तो इस वजह से स्ट्रेस बोन पे कम आता है। और क्या इस सारी चीज़ में डाइट का भी कोई हाथ होता है, खुराक का भी कोई हाथ? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें जो भी हम खाएंगे हमारी बॉडी की बेसिक नीड्स हैं वो तो हर हाल में पूरी करनी है। अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं होगी, मसल वीकनेस आ जाएगी, क्योंकि अगर बोन के बाद जो है ना हमारे मसल ही सारी जगह को सपोर्ट कर रहे होते हैं, अगर मसल वीक हो जाएंगे तो फिर सारा स्ट्रेस हमारी बोन पे आ जाएगा, तो इस वजह से फिर जो है हमारी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आगे डॉक्टर साहब अगर हम मज़ीद थोड़ा सा इसके बारे में हम जानना चाहें, तो क्या इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं या इसकी जो अलामात हैं वो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि वो क्या हो सकती हैं? ठीक, जैसे काइफोसिस में हम बेसिकली देख रहे होते हैं कि हमारी जो बैक होती है वो बिल्कुल हम बैक यूँ कर्व सी नज़र आ रही होती है, ऐसे बिल्कुल राउंड सी, ऐसी नज़र आएगी। और जो इसके अलावा जो है अगर जब भी पर्सन बैठेगा या जो कुछ भी वो ऐसी पोजीशन में होगा, उसका जो हेड होगा ना उसकी पोजीशन नॉर्मली से आगे होगी, मतलब फॉरवर्ड हेड पोस्चर होगा उसका। ठीक है। जो और इसके अलावा अगर हम लंबर की बात करें तो लंबर में यह होगा कि जो उसके हिप साइज है वो प्रोट्रूटेड होगा पीछे की तरफ ऐसे। और अगर हम स्कोलियोसिस की स्पेसिफिकली स्कोलियोसिस की बात करें, उसमें क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा होता है, क्योंकि उसकी शेप इस कंडीशन की बन जाती है ये। सही। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो दोनों साइड के शोल्डर लेवल होते हैं वो इक्वल नहीं होते, एक साइड ड्रॉप होगा और एक साइड अप होगा। इसी तरह हमारी वेस्ट, उसकी वजह से हमारी वेस्ट लेवल या हमारा जो हिप लेवल होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, एक तरफ से हो सकता है वो नीचे हो जाए, एक तरफ से ऊपर हो जाए, इस तरह। इसी तरह हमारा हेड जो है ना वो एक तरफ टिल्ट हो जाएगा, बेंडिंग वाली पोजीशन हमें नज़र आएगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अगर हम इसकी एग्जामिनेशन की बात करें तो कैसे इस चीज़ को एग्जामिन किया जा सकता है, कैसे देखा जा सकता है इस चीज़ को? जैसे अभी मैंने ये सारे क्लिनिकल फीचर्स बताए हैं कि बेंडिंग मिलेगी, एक साइड से ड्रॉप मिल सकता है, या शोल्डर की पोजीशनिंग इक्वल नहीं होगी, ये सारे फीचर्स हैं। उसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकली स्कोलियोसिस को अगर हमने एग्जामिन करना, फिजिकल एग्जामिन, तो उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि हम पर्सन को कहते हैं अपने दोनों पाँव को जोड़ के खड़े हों और फिर उसके बाद वो आगे की तरफ बेंड हो,
लेकिन अपने घुटने नहीं मोड़ने। सही। ठीक है, जब वो आगे की तरफ बेंड होगा तो वो उसके हम जो है ना एक साइड का उसका शोल्डर लेवल हमें अबव मिलेगा, जो हमारा शोल्डर ब्लेड है वो ऐसे ऊपर की तरफ मिलेगा। तो ये उसकी एक इंडिकेशन है कि उसको स्कोलियोसिस है। बिल्कुल सही। और लॉर्डोसिस में ये होता है कि हम पर्सन को कहते हैं स्ट्रेट लाइन हार्ड सरफेस पे हम स्ट्रेट लिटा के उसको जो फ्लोर और जो उसकी लंबर एरिया उसमें गैप आ जाएगा, जिसकी वजह से जो कि नॉर्मली इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर उसको हाइपरलोडोसिस है तो वो ज़्यादा मिलेगा। उसके अलावा ये तो हमारी फिजिकल एग्जामिनेशन होगी। उसके अलावा हम जो है एक्सरेज करवा सकते हैं, सीटी एमआरआई, वो फर्दर डिटेल्स के लिए, ताकि हम देख सकें कि बोनी क्या चेंजेस आ रही हैं। जैसे हमारे पास एक डिजीज़ आती है शॉरमैन्स डिजीज़, उसमें क्या होता है कि जो हमारी वर्टिब्रल बोन होती है ना वो वेज शेप हो जाती है। सही। जो उसकी नॉर्मल शेप है, सपोज अगर वो ऐसे स्क्वायर शेप है तो वो ऐसे वेज शेप हो जाएगी। ठीक है, एक साइड से ऊपर। सही। उसकी वजह से फिर वो डिस्टर्बेंस आती है। तो फिर इस वजह से हम उसको एक्सरेज रिकमेंड करते हैं ताकि हम देख सकें कि अंदर से स्ट्रक्चरल कौन से चेंजेस आ रहे हैं। तो हम स्कोलियोसिस के लिए भी इसी तरह एक्सरेज करवाते हैं। फिर हम उसको एंगल मेजर करते हैं, जिसको हम कोब्स मेथड के थ्रू हम एंगल मेजर करते हैं और फिर उसको देखते हैं उसकी सिवियरिटी कितनी है। डिफरेंट एंगल्स के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे अगर 20 to 30 है तो हम उसको माइल्ड कंसीडर करेंगे, अगर 45 टू अबव है तो उसको हम सिवियरिटी में कंसीडर करेंगे। और फिर जब वो सिवियर होता जाएगा तो फिर हम उसको आप फिज़िकली उसको जो है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के थ्रू नहीं ट्रीट कर सकते, फिर उसके लिए आपको सर्जरीज वगैरह की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मुझे ये बताइए कि सामीन आपको ये भी बताते चलें कि हमारा ये प्रोग्राम जो है ये आप अभी इस वक्त फेसबुक पे लाइव भी मुलाहिजा कर सकते हैं। और हमारा नंबर जो है वो CDC का जो नंबर है वो 0320 है 786-5333 0320-786-5333 ये CDC का नंबर है। अगर आपके अराउंड कोई भी इस तरह का पेशेंट मौजूद है या किसी को भी इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप यकीनन यहाँ पे एक्सपर्ट से कंसल्टेशन आप मज़ीद ले सकते हैं, मज़ीद रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और अगर आपके सवालात हैं तो वो भी आप यकीनन अभी हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज पे आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से अभी आपकी सारी बात से सुन के लग रहा है कि जैसे शायद मेरे अपने घर में भी एक इस तरह का केस मौजूद है, जिस तरह कि यानी कि मेरे जो हस्बैंड हैं उनका लैपटॉप के साथ उनका लैपटॉप यूसेज बहुत ज़्यादा है, यानी कि कंसेक्टिव सिटिंग में 6-8 घंटे लैपटॉप यूज़ करना, समटाइम 12 घंटे से भी एक्सीड कर जाता है। तो अब उनका इस तरह से है कि अब वो जिस तरह से अगर किसी भी पोजीशन में बैठे हैं, लाइक अगर वो ड्राइविंग कर रहे हैं, वो कहीं पे किसी सीट पे बैठे हुए हैं या वो इवन बेड पे हैं और एकदम से अगर उनको उठना है तो वो एकदम से बिल्कुल जैसा हम लोग का नॉर्मली पोस्चर होता है कि हम सीधे खड़े हो जाते हैं, तो वो एकदम से सीधे नहीं खड़े हो सकते। पहले इनके एकदम से वो खड़े होते हैं तो थोड़ा सा उनका बेंड शोल्डर्स उनके होते हैं और थोड़ा सा बेंड एक उनकी पोजीशन होती है और फिर ऐसा ऐसा करके वो फिर थोड़ा सा सीधे होते हैं। तो क्या अगर इस तरह का कोई शख्स है और उसकी सारी ये चीज़ें हैं तो क्या इसको हम कंसिडर कर सकते हैं इसी हवाले से जो आज का हमारा टॉपिक है? जी, कंसिडर तो कर सकते हैं, लेकिन वही बात है अगर हम उसको प्रॉपरली एग्जामिन करें पहले कि उसके कौन कौन से फीचर्स हैं, जो किस कैटेगरी में कौन सा एग्जैक्ट उसका उस इंसान का कौन सा एरिया जो है टारगेट हो रहा है, कौन सी जगह पे उसको इशू आ रहा है जिसकी वजह से इस तरह की कंडीशन बन रही है, तो हम उसको पहले फिजिकली एग्जामिन करेंगे एंड देन ठीक हो गया। ठीक हो गया, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि जो भी किसी भी किस्म का इशू हो तो उसकी फ़िज़िकली एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि सही वक्त पर और सही तरह का इलाज जो है उसको बताया जा सके, उसको बेसिकली फ़र्दर इम्प्लीमेंट किया जा सके और उससे पहले प्रॉपर कंसल्टेशन ली जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम इस जो हमारा आज का टॉपिक है स्पाइनल कर्वेचर एंड इट्स मैनेजमेंट जिस पे हम बात करें, अगर हम इसके इलाज के हवाले से बात करें, भी हमने काफ़ी सारी पीछे बात कर ली कि क्या इसकी वजूहात हैं, क्या इसकी इकसाम हैं, क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या हैं, तो अगर हम इसकी बात करें कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है, क्या क्या इसके इलाज के हवाले से क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या किस किस तरह का ट्रीटमेंट मौजूद है जी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पहले तो सबसे पहले तो उसके कंडीशन पर डिपेंड करता है कि उसकी कौन सी टाइप का कर्व का इशू है। उसके बाद उसकी सवेरिटी पे डिपेंड करता है कि किस लेवल का, माइल्ड है, मॉडरेट है या स्वेयर है। ऐसे जैसे अगर हम सपोज कार्पोसिस की बात करें, जैसे हमने पोस्चर की बात की कि बैड पोस्चर की वजह से होता है, तो अगर माइल्डली हम लोग इतना बॉदर नहीं करते, हम कहते हैं ठीक है कुछ नहीं होता, सही हो जाएगा, तो उसमें ट्रीटमेंट भी इतनी
नहीं ली जाती। उसमें ये होता है कि उसमें क्योंकि पेन नहीं आ रहा होता, डिस्कम्फर्ट नहीं होता, जब इंसान को पेन स्टार्ट होता है तभी वो ट्रीटमेंट के लिए जाता है। तो अगर हम माइल्ड केस की बात करें तो हम अब फिजियोथेरेपी में जो है उसके मसल की ट्रेनिंग करते हैं इस तरह से कि वो स्ट्रेंथन हो सकें और जो स्ट्रेस बोन पे आ रहा है या पोस्चर पे आ रहा है उसको वो अफेक्ट ना करे, वो मसल इतने स्ट्रेंथन हो जाएं ताकि वो उसकी बोन उसको होल्ड कर सके। फिर उसके अलावा हम जो टाइट मसल्स होते हैं उनकी स्ट्रेचिंग करवाएंगे और वीक मसल की स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे, बैड पोस्चर है उसकी ट्रेनिंग कराएंगे ताकि वो अपने पोस्चर को करेक्ट कर सके। उसके अलावा क्योंकि हमारे जैसे स्कोलियोसिस है, स्कोलियोसिस में बहुत ज़्यादा स्पाइन डिस्टर्ब होती है, तो उसमें हमने जो है ना पेशेंट की जो है ना चलने का जो अंदाज़ होता है या गेट पैटर्न होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमने उसके गेट पैटर्न को भी नॉर्मल की तरफ लेके आना होता है। तो हम फिजियोथेरेपी में उनको सारी एक्सरसाइजेज वगैरह जो हैं उनको रिकमेंड कर रहे होते हैं या करवा रहे होते हैं ताकि वो जो मसल की जो फ्लेक्सिबिलिटी है या स्ट्रेंथ है उसको दोबारा से रीगेन कर सकें और वो अपनी जो फंक्शनल लाइफ है उस पर दोबारा से आ सकें। उसके अलावा इसके ट्रीटमेंट में जो है ना ब्रेसेस यूज़ हो सकती हैं, जैसे हम नॉर्मली डे लाइफ में जैसे अगर सपोज कोई लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको काइफोसिस का इशू है तो हम ये वाली ब्रेस रिकमेंड करते हैं। सही, ठीक है, ताकि वो उसकी जो बैक है वो सपोर्टेड रहे, ज़्यादा वो फॉरवर्ड ही बेंड ना हो। ठीक है, फिर ये वाली जो ब्रेस नज़र आ रही है इसमें ये हम जो है स्कोलियोसिस के पेशेंट्स को देते हैं ताकि जो ब्रेस का बेसिक पर्पस ये होता है ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है और फर्दर प्रोग्रेशन को रोक देती है ताकि जो ऑलरेडी डिस्टर्बेंस आ चुकी है वो उससे ज़्यादा मज़ीद वर्स ना हो। तो हम ये चीज़ें रिकमेंड करते हैं, ब्रेसेस होती हैं और उसके अलावा एक्सरसाइज थेरेपीज वगैरह होती हैं। और ये टेम्परेरी वो यानी कि रिमूवेबल हैं और जब चाहें तो यानी कि ये सिर्फ अगर जिस तरह से आपने बताया तो ये जब किसी ऐसे आप काम में जा रहे हैं जहाँ पे अपने लैपटॉप यूज़ करना है वहाँ पे आप में भी इसको कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा बाकी उसके अलावा फिर आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब कुछ सवालात हमारे पास यहाँ पे आए हैं, हमारे जो सामाईन या नाजरीन हमें देख रहे हैं उनके कुछ सवालात हैं। हमें सवाल पूछा है सलमा साहिबा ने, वो कह रही हैं कि औरतों के अंदर डिलीवरी की वजह से क्या रीढ़ की हड्डी के मसाइल पैदा हो सकते हैं और वो क्या होते हैं, प्लीज़ थोड़ा सा बयान कर दें। जी, उर्दू में ये होता है क्योंकि जैसे प्रेगनेंसी के दौरान जो है एब्डोमेन जो मसल होते हैं हमारे एब्डोमेन के मसल जो हमारे पेट के मसल हैं जी जी। वो वीक हो जाते हैं, तो वो इतनी सपोर्ट नहीं करते हमारी बोन को, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि हमारे लंबर का एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे ये होता है कि हमारे लंबर को खुद ही काम करना पड़ता है। अगर हमारे एब्डोमेन मसल जो हैं वो वीक होंगे तो सारा स्ट्रेस हमारी बैक बोन पे आएगा, जिसकी वजह से ख़वातीन में जो है लो बैक का पेन का जो लो बैक है उसकी पेन का इशू बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि हमारे एब्डोमेन मसल्स जो है ना वो वीक हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और हमें सवाल किया है नादिया साहिबा ने और ये कह रही हैं कि लेकोरिया की वजह से क्या रीढ़ की हड्डी लेकोरिया जो है वो क्या रीढ़ की हड्डी की वजह से होता है या इसकी कोई और वजह होती है? नहीं, ये तो एक मेडिकल कंडीशन है ना। सही। लेकिन ये है कि ये आप अगर उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो आपकी बोन को इफेक्ट करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस वजह से आप ये एक मेडिकल कंडीशन है तो आपको पहले इसको कंडीशन को जो है ट्रीट करना पड़ेगा ताकि आपकी बोन्स को इफेक्ट ना आए। बिल्कुल ठीक है। एक और सवाल है कि जी अक्सर लड़कियां जब घर के कपड़े धोती हैं तो उनको बैक में दर्द होता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसमें सबसे बड़ी वजह बैड पोस्चर है। बैड पोस्चर, क्योंकि हम लोग खड़े होके वॉशिंग मशीन है या कुछ भी है तो उसके ऊपर यूँ झुक के काम कर रहे होते हैं और अभी तो ठंड है, जैसे ठंडे पानी भी होता है, एक तो ठंडा पानी ऊपर से हमारा पोस्चर इस तरह का, तो उसकी वजह से भी हमें पेन और डिस्कम्फर्ट वाली और दूसरा ये है कि जब सम टाइम जिस तरह से हम कपड़ों का एक साथ हम पूरा उसका बल्क उठाते हैं जब कपड़े धोने के बाद फैलाने हों या कहीं पे, तो उसमें भी नॉर्मली जो लोगों की प्रैक्टिस होती है कि वो झुक के जो भी बास्केट है या जिसमें भी उन्होंने कपड़े कहीं पे वो रखे हुए हैं तो झुक के उस तरह से उठाते हैं। हालांकि नॉर्मल उसकी ये प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि आप पाँव के बल बैठ के उस चीज़ को फिर उठा के तो आप सीधे होके आप खड़े हों। अच्छा जी, एक और सवाल है, नूर साहिबा पूछ रही हैं कि औरतों में पीरियड्स शुरू होने से पहले अगर बैक पेन शुरू हो जाता है तो उसकी क्या वजह हो सकती है? क्या उसकी भी ये वजह हो सकती है? नहीं, वो इसकी वजह कर्व्स नहीं है,
उसकी वो वजह अगेन मेडिकल वो जी, कंडीशंस हैं। वो उसके जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो उससे रिलेटेड है। उससे रिलेटेड, और मेरा ख्याल है ये जो सवालात हैं ये ज़्यादातर जो लिंक करते हैं ये गायनी के मसाइल से जी, लिंक करते बिल्कुल। हैं, तो वहाँ पे कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा जी, एक और सवाल ये है कि सीडीसी में आने वाले बच्चों के अंदर अमूमन रीढ़ की हड्डी या आने वाले बच्चों को अमूमन किस तरह के मसाइल होते हैं, तो वो सीडीसी से रब्ता कर सकते हैं, तो आप ऐसे सिलसिले में वालिदैन को क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर वो आप आना चाहें तो हमारा जो सेंटर है, जैसे मैंने पहले भी बताया, वेस्टेज वन में हमारा अताउल हक रोड पे हमारा सेंटर मौजूद है। किसी ने अगर कंसल्टेशन करनी है तो आ सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल ठीक है जी। सामीन और नाज़रीन, आपकी सहूलत के लिए मैं फिर से एक दफ़ा बताती चलूँ कि वेस्ट्रिज 1 में अताउल हक रोड पे ये सीडीसी सेंटर मौजूद है और इनका नंबर है 0320786533 0320786533, ये इसका नंबर है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अभी आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप हमारे लिसनर्स को इस सिलसिले में क्या पैगाम देंगी? सबसे और अहम बात यही कि हम अपने पोस्चर का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। सही। क्योंकि हम रोज़मर्रा में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि अपना ख्याल नहीं करते, हम अपना ख्याल करना भूल जाते। तो जब भी आप लैपटॉप्स लें या कुछ भी लें तो अपनी पहले प्रॉपर पोजीशनिंग बनाएं और उसके बाद अपना काम जो भी जैसे भी करना है वो वैसे करें। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके हमारे प्रोग्राम में आने का, हमारे साथ हमारे सामाईन के साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने का, इतनी सारी मालूमात शेयर करने का। यकीनन ये एक ऐसा मसला है जो कि आजकल हम हर दूसरे तीसरे बंदे को समझ आ रही होती है या शिकायत की जा रही होती है कि जी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द है या कमर में बहुत दर्द है, और रीज़न्स भी आपने उसके बताई कि हमारे बैड पॉस्चर्स हैं, और वाकई में हम लोग आजकल नहीं ख्याल रखते। इवन छोटे छोटे बच्चों को भी हम इस चीज़ से मना नहीं करते। आजकल जो बच्चों के अंदर एक बहुत ज़्यादा बीमारी मैं कहूँगी कि आम पाई जाती है, मोबाइल फ़ोन यूज़ करना। तो बच्चे जहाँ कहीं पर भी हों वहीं पर बैठ के बिल्कुल सर झुका कर और वो अपना शुरू कर देते हैं मोबाइल देखना। तो यकीनन सामीन इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आप लोग अभी से, और ख़ास तौर पर अगर आपके पास बच्चे इर्द गिर्द आपके बच्चे मौजूद हैं तो उनको अभी से इस चीज़ की तलकीन ज़रूर करें कि बच्चे जब भी बैठें तो एक प्रॉपर पोस्चर में बैठें जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो उस पर किसी तरह का बोझ ना पड़ रहा हो या वो बिल्कुल टेढ़ी या उस तरह से ना हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम्स में भी आप हमारे साथ होंगे और मज़ीद हम टॉपिक्स पे हम बात करेंगे और अपने सामाईन के साथ मज़ीद मालूमात शेयर करेंगे। आपका प्रोग्राम में आने का और हमारी ट्रांसमिशन में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। सामाईन, प्रोग्राम आप सुन रहे थे सीडीसी टाइम और मुझे कहते हैं सारा असद। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।